नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विभोर मोतला स्वागत करता हूं आपका करंट अफेयर की एक नई क्लास में। दोस्तों, लेकर आए हैं आपके लिए 10 सवाल जो बने हैं आज रात तक की सुर्खियों से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्लास को एक मोटिवेशन कोटेशन के साथ। उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। तो दोस्तों, लगातार मेहनत करते रहना है और तब तक नहीं रुकना है तब तक हम अपने सिलेक्शन को प्राप्त नहीं कर लेते। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इसी के साथ अपनी क्लास को और देखते हैं पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने देश के पहले 9000 एचपी के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्लांट दाहोद का उद्घाटन कहाँ किया है। तो दोस्तों, अभी हमारे प्रधानमंत्री गुजरात के दौरे पर थे। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, वो अपने गृह राज्य गुजरात के दौरे पर थे और वहां पर उन्होंने भारत के पहले 9000 एचपी बोले तो 9000 हॉर्स पावर का भारत का पहला लोकोमोटिव प्लांट जो कहां पर है, गुजरात के दाहोद में है, इसका उद्घाटन किया है। तो इसका ऑप्शन होगा डी, गुजरात। तो दोस्तों, इस क्षमता का जो 9000 हॉर्स पावर क्षमता का इंजन बनेगा, ऐसा बनाने वाला प्लांट भारत का पहला प्लांट होगा और ये दाहोद गुजरात में स्थापित होगा। ये प्लांट एक वर्ष में 120 इंजन प्रति वर्ष बनाने की क्षमता रखेगा, यानी 120 इंजन प्रति वर्ष बना सकता है। इसके लिए सहयोग जो करेगी वो है सीमेंस कंपनी प्लस भारतीय रेलवे, ये दोनों मिलकर इसका निर्माण करेंगे, जो भारत का पहला 9000 हॉर्स पावर का इंजन होगा। अगर हॉर्स पावर की बात करें तो एक अश्वशक्ति जो बराबर होती है 784 वॉट के, एक अश्वशक्ति 746 वॉट के बराबर होती है। एक अश्वशक्ति जो 746 वॉट के बराबर होती है। तो इसका निर्माण दाहोद गुजरात में किया जाएगा। अगर हम बात करें कि भारत में जो लोकोमोटिव बनाने वाले प्लांट हैं तो कहां पर हैं, तो एक चितरंजन पश्चिम बंगाल में एक प्लांट है, एक प्लांट हमारे बनारस यूपी में। अगर इसकी बात करें तो ये भारत का पहला डीजल इंजन प्लांट है, डीजल लोकोमोटिव प्लांट कहां पर है, बनारस में। और तीसरा जो हमारा प्लांट है वो मेघपुरा में है, मेघपुरा बिहार में है, जो भारत प्लस फ्रांस के सहयोग से, भारत और फ्रांस के सहयोग से बनाया गया है, यानी भारत और फ्रांस ने मिलकर इसको बनाया गया है। भारत की ओर से इसमें भारतीय रेलवे जो भारत की ओर से, और फ्रांस की ओर से एलेस्ट्रॉम नाम की कंपनी है जो फ्रांस की कंपनी है। ये दोनों कंपनियां मिलकर बिहार में इस इंजन का निर्माण करती हैं। और ये तो हो गई हमारी इंजन की बात। अगर हम बात करें रेलवे कोच, तो सबसे पहले आपने इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, इसका नाम सुना ही होगा, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। ये तमिलनाडु में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, जहां पर रेल के डिब्बों का निर्माण किया जाता है। एक हमारे कपूरथला पंजाब में है, जो पंजाब में है, और एक हमारे यूपी में रायबरेली,
रायबरेली यूपी में, जहां पर कोच फैक्ट्री है, इसका निर्माण किया जाता है। तो ये बातें हो गई हमारी आज के इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब इसमें देखते हैं, हाल ही में नई दिल्ली में 26 मई को सीमेंस लिमिटेड, जैसा मैंने आपको बताया, सीमेंस लिमिटेड ने 9000 हॉर्स पावर के इलेक्ट्रिक इंजन रेलवे माल ढुलाई हिस्सेदारी को मौजूदा 27% से बढ़ाकर 45% करने के सरकार के लक्ष्य को साकार करने की ओर महत्वपूर्ण होगा। यानी जो लक्ष्य भारत सरकार का पहले 27 था, उसको बढ़ाकर 45% कर दिया है सीमेंस के सहयोग से, जिसमें 9000 हॉर्स पावर का एक इलेक्ट्रिक इंजन का उद्घाटन किया गया है। सीमेंस लिमिटेड रेलवे 9000 हॉर्स पावर एचपी का 1200 इलेक्ट्रिक इंजन का डिजाइन, इंजीनियरिंग, निर्माण, रखरखाव और परियोजना हासिल की है। मतलब इसका ठेका सीमेंस कंपनी को मिला है। भारत का पहला 9000 एचपी इलेक्ट्रिक इंजन, यानी भारत का ऐसा पहला इंजन होगा। दाहोद इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव संयंत्र भारतीय रेलवे 900 विनिर्माण संयंत्र है। तो ये इसके बारे में हो गया। और इसकी अगर संयंत्र की 21.405 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है, यानी 21.405 करोड़ की लागत से ये बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कालाजार उन्मूलन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले 6 अफ्रीकी देशों में से कौन सा शामिल नहीं है? अभी हाल ही में WHO प्लस अफ्रीकी यूनियन के बीच एक समझौता हुआ है। समझौता हुआ इसके बीच में अफ्रीकी यूनियन, यानी अफ्रीका की यूनियन और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बीच में एक समझौता हुआ है। दरअसल अभी जेनेवा में 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन चल रहा है। कहाँ पे? WHO की 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन हो रहा है। सभा कहाँ पर आयोजित हो रही है? आयोजन जिसका हो रहा है जेनेवा में। जिनेवा जो WHO का हेड ऑफिस भी है। जेनेवा कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। और स्विट्जरलैंड की राजधानी साथ साथ लिख लेते हैं, बर्न। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या हो गई? बर्न हो गई। तो यहाँ पर 78वीं एक सभा का आयोजन हो रहा है। इसमें अफ्रीकी यूनियन और WHO के बीच एक समझौता हुआ है कालाजार के उन्मूलन के लिए। तो इसमें मालावी, सूडान और इसमें केनिया शामिल नहीं है, यानी इसका आंसर तो हो गया केनिया। इसमें 6 देश शामिल है। जिसमें 4 इथोपिया, जिबूती और 4 इथोपिया, सोमालिया और 2 सूडान, एक दक्षिणी सूडान और एक सूडान। ये 6 देशों ने मिलकर एक समझौता किया है कालाजार के लिए, क्योंकि ये सारे देश अफ्रीका के पूर्वी हिस्से में स्थित है। अफ्रीका के पूर्वी हिस्से में स्थित है। और अफ्रीका के पूर्वी हिस्से में वैश्विक कालाजार के 70% के केस पाए जाते हैं। यानी वैश्विक कालाजार के 70% केस पाए जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर देश में जितने भी केस हैं उसमें से 70% अफ्रीका के पूर्वी हिस्से में पाए जाते हैं, और ये 6 के 6 देश अफ्रीका के पूर्वी हिस्से में पड़ते हैं। इसलिए अफ्रीकन यूनियन और WHO के बीच ये समझौता हुआ है। अगर हम बात करें
अफ्रीकी यूनियन, तो इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर अदीस अब्बास में है। अदीस अब्बास, अदीस अब्बास ये कहाँ पर है? इथोपिया में, इथोपिया में। अगर हम बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना 2002 में, 2002 में इसकी स्थापना हुई थी। अफ्रीकन यूनियन आपको याद होगा कि G20 में भी अभी शामिल किया गया है अफ्रीकन यूनियन को 31वें सदस्य के रूप में। अगर बात करें हम WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1948 को, मुख्यालय इसका जेनेवा में हो गया, और इसके जो हेड हैं वो हैं टेड्रोस एडेनॉन, टेड्रोस एडेनॉन इसके हेड हो गए। अगर बात करें हम अब कालाजार, कालाजार जो रोग है ये परजीवी से होने वाला रोग है। कालाजार किससे होने वाला रोग है? परजीवी से होने वाला रोग है। और इसके परजीवी का नाम क्या है? लिस्मानिया, लिस्मानिया परजीवी, जो लिस्मानिया परजीवी से होता है। और लिस्मानिया परजीवी का जो वाहक है वो है सैंड फ्लाई, सैंड फ्लाई। कौन है इसका वाहक? इसका वाहक हो गया सैंड फ्लाई, सैंड फ्लाई इसका वाहक है। सैंड फ्लाई जिसे हम बालू मक्खी के नाम से भी जानते हैं, बालू मक्खी या सैंड फ्लाई इसका वाहक है। अगर बात करें हम परजीवी से होने वाले अन्य रोग, तो इससे होने वाले मलेरिया, मलेरिया भी किससे होता है? मलेरिया भी परजीवी से होता है। पेचिस, पेचिस भी परजीवी से होता है, और छेरा रोग भी परजीवी से होता है। तो पेचिस और छेरा रोग और हमारा लिस्मानिया, ये सारे रोग परजीवी से होने वाले रोग हैं। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। तो ये हो गए हमारे सारे अफ्रीकी राष्ट्र के प्रतिनिधि WHO के साथ में जनेवा में। इन्होंने सबने मिलकर क्या किया है? इस पर हस्ताक्षर किए हैं। तो 6 पूर्वी देश, जिसमें चाड, जिबूती, इथोपिया, सोमालिया, दक्षिण सूडान और सूडान ने कालाजार यानी विसरल लिस्मेनिया को समाप्त करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये कब हुए हैं? जब 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन जनेवा में हो रहा था। यह समझौता उष्णकटिबंधीय रोग, ये किसका रोग है? उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय बोले तो ये हमारी पृथ्वी हो गई, और ये बीच वाली लाइन इसकी 0 डिग्री, और यहाँ पर ये हो गई हमारी 23.5 डिग्री नॉर्थ, और इससे नीचे 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है, और जो इनके बीच का क्षेत्र है उसको हम क्या किससे जानते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के रूप में जानते हैं। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आने वाले जितने भी देश हैं उनमें ये रोग पाया जाता है, इसलिए इसे उष्णकटिबंधीय रोगों के नाम से भी जाना जाता है। कालाजार को समाप्त करने के लिए वैश्विक पहल में एक महत्वपूर्ण कदम निभाया है पूर्वी अफ्रीका। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे अफ्रीका का मैप कुछ ऐसे है। ये हमारा अफ्रीका है, थोड़ा सा अच्छा ही बना लेते हैं जब बना रहे हैं तो ये हमारा अफ्रीका कैसे है? ऐसे है। ठीक है, तो यहां पर जितने भी देश हैं, ये मैप कैसे पढ़ते हैं? मैप में दिशाओं को जो हम पढ़ते हैं तो प्लस का निशान बनाते हैं, इधर वाली ईस्ट, इधर वाली नॉर्थ, इधर वाली वेस्ट और नीचे वाली साउथ। तो ये वाले हिस्से में जितने भी देश आते हैं वो हम पूर्वी अफ्रीकन कंट्री के नाम से जानते हैं। तो ये 6 के 6 देश यहीं पर स्थित है। अच्छा, पूर्वी अफ्रीका पर विशेष ध्यान क्यों? क्योंकि वैश्विक कालाजार मामले के 70%
से अधिक पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते हैं। यानी विश्व में कालाजार के जितने भी मामले पाए जाते हैं उसमें से 70 से अधिक कहां पर पाए जाते हैं? क्योंकि अफ्रीका में, पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते हैं। 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों में अधिक प्रभावित होते हैं और कालाजार से जो प्रभावित होने वाली संख्या है वो 15 वर्ष से कम साल के अधिक है। यह क्षेत्र कालाजार के मामलों में असमान भार वहन करता है, यानी यहाँ पर बहुत अधिक केस इसके पाए जाते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में चर्चा में रही प्रोजेक्ट कुशा, हाल ही में चर्चा में रही प्रोजेक्ट कुशा को किस संगठन के द्वारा विकसित किया जा रहा है? तो ये हमारे डीआरडीओ द्वारा विकसित किया जा रहा है। हाल ही में आपने ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुना होगा। ऑपरेशन सिंदूर, भारत ने पाकिस्तान को अच्छी खासी धूल चटाई इसमें, ठीक है, मतलब एक तरफ से बेकार ही कर दिया। तो ऑपरेशन सिंदूर में हमारे डिफेंस सेक्टर की बहुत चर्चा रही, यानी हमारा जो रक्षा प्रणाली थी, वायु रक्षा प्रणाली, इसकी काफी चर्चा रही। यानी पाकिस्तान ने जो चाइना से लिए हुए मिसाइल थे वे भारत पर बहुत दागे, लेकिन भारत पर उसका कुछ असर नहीं हुआ। ये पहला ऐसा युद्ध है जिसमें एक परमाणु संपन्न देश पर हमला किया गया हो और परमाणु संपन्न देश हमला करने वाले देश पर कुछ नुकसान ना पहुंचा पाया हो। तो उसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदार थी भारत की वायु रक्षा प्रणाली। तो उसी में भारत के पास रूस से लिया हुआ S-400 था। तो इस S-400 जो हमने कहां से लिया था? रूस से लिया था। तो भारत प्रोजेक्ट कुशा के तहत स्वदेशी प्रोजेक्ट कुशा क्या करेगा? प्रोजेक्ट कुशा स्वदेशी, आप बोले स्वदेशी S-400 बनाएगा। मतलब नाम इसका कुछ और होगा, अभी बोल सकते हैं S-400 जो भारत स्वयं से अपने यहां से बनाएगा। तो उसके लिए डीआरडीओ ने प्रोजेक्ट कुशा को जारी किया है। अब इसका निर्माण कौन करेगा? अगर हम बात करें इसके निर्माण की, तो इसमें एक तो हमारा डीआरडीओ होगा और दूसरा हमारा भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड बीईएल होगी। बीईएल वही है जिसने अभी आकाश तीर, ये भी ऑपरेशन सिंदूर में काफी चर्चा में रहा, आकाश तीर का निर्माण भी बीईएल ने किया। और डीआरडीओ तो जानी जाती है हमारे रक्षा क्षेत्र में जितने भी हथियार बनते हैं उसके लिए। तो अगर बात करें इसकी स्थापना की, तो डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना होती है। इसकी फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इसका ध्येय वाक्य क्या है? ध्येय वाक्य बलम बलश्यम मूलम विज्ञानम, ये इसका ध्येय वाक्य हो गया। अगर हम बात करें कि भाई इसके हेड कौन है, तो इसके वर्तमान जो हेड हैं वो हैं हमारे समीर कामत जी। समीर कामत इसके वर्तमान हेड हैं और इसका जो हेड क्वार्टर यानी जो इसका मुख्यालय है वो हमारे दिल्ली में स्थित है, ठीक है। तो ये हमारे डीआरडीओ के बारे में पूरी जानकारी होगी प्रोजेक्ट कुशा के साथ में। तो प्रोजेक्ट कुशा क्या करेगा? स्वदेशी निर्मित S-400 का निर्माण करेगा। ये आपने देखा भी होगा, ठीक है। कैसा है ये? S-400 जैसा। इसमें क्या लगेगी? एयर टू सरफेस, यानी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल लगेगी। हवा में मार करने वाली मिसाइल, ठीक है। कौन सी मिसाइल लगेगी? हवा में मार करने वाली मिसाइल। कौन सी? तो इसको हम बोलते हैं LRSAM, यानी लॉन्ग रेंज
सरफेस टू एयर मिसाइल, यानी सतह पर रहते हुए हवा में मार करने वाली। ऐसी इसमें एक ट्रक जनुमा गाड़ी खड़ी हो जाती है और बाकी इसके रेडार लगे होते हैं। और यहाँ से अगर कोई खतरा 400 मीटर के दायरे में आए, 400 किलोमीटर, सॉरी 400 किलोमीटर जहां पर ये खड़ा हुआ है, मान लो ये यहाँ पर खड़ा हुआ है, तो इसके 400 किलोमीटर में अगर कोई ऑब्जेक्ट इसे हवा में दिखाई देगा तो ये उसे डिटेक्ट करेगा और मार देगा। तो ठीक है, तो भारत अब क्या करेगा, S-400 जैसी स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली का निर्माण करेगा। अगर हम बात करें विश्व में और कौन कौन सी वायु रक्षा प्रणाली है, तो विश्व में पाई जाने वाली वायु रक्षा प्रणाली, जैसे आपने कई बार नाम सुना होगा इजराइल की। इजराइल के पास कौन सी है, इजराइल के पास है आयरन डोम। आयरन डोम किसकी है, इजराइल की है। आयरन डोम इजराइल की है। अगर हम बात करें यूएसए की, तो यूएसए के पास थर्ड, और यूएसए के पास थर्ड हो गई। रूस की और भारत, दोनों के पास S-400, रूस और भारत के पास S-400 है। अगर बात करें हम चाइना की, चीन के पास, जिसे भारत ने फोड़ दिया, HQ-9, जिसे भारत ने पहले ही 22 मिनट में जैम करके अपने ड्रोन हमले में तबाह कर दिया, चाइना की HQ-9। अभी चाइना की, वैसे तो पाकिस्तान बोल रहा है, अपने यहाँ प्रचार कर रहा है और अपने जो उनके आर्मी के हेड है उनको भी प्रमोशन कर दिया है, लेकिन अभी वो पाकिस्तान भागा है तुर्की के पास कि हमें अपना डिफेंस सिस्टम दो, और बोलता है कि हम जीत गए। अगर वो जीत गए तो फिर उनको डिफेंस सिस्टम क्यों चाहिए, HQ-9 पे भरोसा करना चाहिए उन्हें, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर बात करें हम प्रोजेक्ट कुसा की, तो भारत का नया एयर डिफेंस सिस्टम होगा। इसके तहत DRDO लॉन्ग रेंज मिसाइल सरफेस टू एयर, यानी सतह से हवा में मार करने वाली LRM, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल तैयार कर रहा है। यह 3 स्तरीय प्रणाली होगी, मतलब इसमें प्रणाली में 3 स्तर होंगे जिनकी अलग अलग रेंज होगी। पहली 150 किलोमीटर, दूसरी 250 किलोमीटर और तीसरी 350 किलोमीटर, यानी 350 किलोमीटर की रेंज में ये किसी परिंदे को भी पर नहीं मारने देगी। S-400 के पास एयर डिफेंस सिस्टम है, जो मतलब भारत ने जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो रूस से लिया, जैसा कि मैंने आपको बताया। इजराइल के पास आयरन डोम है, जो बहुत बेहतर, उससे भी बेहतर होगा, मतलब जो हमारा बन रहा है वो आयरन डोम उससे भी बेहतर होगा। भारत की डिफेंस सिस्टम 2028-29 तक देश की सीमाओं पर तैनात करने की योजना है, यानी अगले 4 से 5 साल में या 3 से 4 साल में हम इसको सीमा पर तैनात भी कर देंगे, यानी युद्ध स्तर पर काम जारी है। और यह दुश्मन के हमलों के साथ साथ दुश्मन के लड़ाकू विमान, ड्रोन, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल सबको ध्वस्त करने में कारगर है, यानी भारत की सेना इससे और सशक्त हो जाएगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार MSME क्षेत्र में भारत के GDP में कितना योगदान देता है। जो भारत का MSME यानी भारत के माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, माइक्रो यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम, एंटरप्राइज यानी उद्योग, ये हमारी GDP में यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कितना हिस्सेदारी निभाते हैं। तो हमारे यहाँ पर ये 40% की हिस्सेदारी निभाते हैं। इसमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम 3 तरह के हम उद्योगों को इसमें शामिल करते हैं। तो हाल ही में ये रिपोर्ट 26 तारीख को नीति आयोग ने जारी की। कब जारी की? 26 मई नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट। इसमें हमारे CEO, हमारे नीति आयोग के जो CEO हैं
उन्होंने बताया कि हमें एमएसएमई में मध्यम उद्योग को आगे बढ़ाना है। इसके लिए उन्होंने ये रिपोर्ट जारी की, मध्यम उद्योग के लिए नीति और निवेश। इसका शीर्षक था मध्यम उद्योगों के लिए नीति और निवेश, यानी मध्यम, इन तीनों में भी जो मध्यम प्रकार के उद्योग है उनमें नीति में निवेश। अगर हम बात करें कि हमारे यहाँ 40% की हिस्सेदारी तो निभाते हैं एमईएसएमई, तीनों मिलकर हमारे यहाँ 40% की हिस्सेदारी निभाते हैं हमारी जीडीपी में। लेकिन अगर इन तीनों की बात की जाए तो अगर हम इन तीनों की बात करें तो एमएसएम यानी सूक्ष्म, स्मॉल, लघु और मध्यम, अगर हम इन तीनों की बात करें तो इसमें जो हमारे पास मध्यम है इसकी हिस्सेदारी 0.3% की है, लेकिन ये निर्यात में 40% की हिस्सेदारी निभाता है। जब से सबसे ज्यादा कहां से आती है, 97% यहां से आती है और लगभग 2.7% हमारे लघु उद्योगों से आती है। इतनी हमारे यहाँ इनकी हिस्सेदारी है। और लेकिन अगर हम निर्यात की बात करें, इस 0.3% से 40% निर्यात किया जाता है, यानी निर्यात में इस मध्यम क्षेत्र की हिस्सेदारी बहुत अधिक है। तो हम इस हिस्सेदारी को और बढ़ाने के लिए हम इस नीति को लेकर आए हैं। ये घोषणा किसने की, हमारे नीति आयोग के सीईओ ने इस घोषणा को किया। और हमारे नीति आयोग के सीईओ कौन है, सुब्रमण्यम, बीवीआर सुब्रमण्यम। और हमारे नीति आयोग के उपाध्यक्ष वो सुमन बेरी हमारे कौन है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। अगर हम बात करें नीति आयोग जिसके अध्यक्ष हमेशा ही भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। दरअसल ये 1950 में बने योजना आयोग के स्थान पर बना था। कब बना, 2015 में इसका निर्माण हुआ। 1 जनवरी 2015 को इसका निर्माण किया गया। अब ये क्या है, ये एक सलाहकारी आयोग है, ये अपनी सलाह देता है देश के विकास के लिए। तो इसने अभी एक नीति जारी की है जिसमें मध्यम उद्योगों को हमें ऊपर उठाना है, क्योंकि इसकी हमारे यहाँ एमएसएमई सेक्टर में हिस्सेदारी तो 0.3% है, लेकिन ये रिजल्ट काफी अच्छा दे रहा है। तो हम इसको बढ़ाकर देश के विकास को और गति दे सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर। अच्छा, इसके बारे में जो बताया गया है कि नीति आयोग ने 26 मई 2025 को, कब, 26 मई 2025 को ये पॉलिसी डिजाइन की जिसमें मध्यम उद्योगों के लिए रिपोर्ट जारी की उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने। किसने की, जिसमें सुमन बेरी जी ने हमारे ये रिपोर्ट जारी की। इसमें नीति आयोग के अन्य सदस्य डॉक्टर वी.के. सारस्वत और डॉक्टर अरविंद विरमानी उपस्थित रहे। इस रिपोर्ट में एमएसएमई में संरचनात्मक असंतुलन को संबोधित करती है, मध्यम उद्यमों को भारत के आर्थिक परिवर्तन में एक कम उपयोग किए गए लेकिन महत्वपूर्ण घटक के रूप में पहचानती है। मतलब भारत का जो मध्यम क्षेत्र है उसमें कम उपयोग किए गए लेकिन महत्वपूर्ण घटक के रूप में पहचानती है, यानी इसका उपयोग कम हुआ है लेकिन एक महत्वपूर्ण घटक है। जैसा कि मैंने बताया, भारत की जीडीपी में 29% का योगदान देती है। कितने परसेंट का, 29% का। कितने परसेंट का, 29% का। कुल निर्यात में 40% का। एमएसएमई सेक्टर, इसको आप करेक्ट कर लेना, ये यहां पर ऑप्शन नंबर बी 29। ठीक है। देश में 60 से अधिक कार्यबल का रोजगार, मतलब 60% से अधिक रोजगार भी ये प्रदान करती है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में कुसमैनी ने फॉर्मूला 2 की कौन सी रेस जीतकर पहले भारतीय विजेता बनने का गौरव हासिल किया है? तो हाल ही में इन्होंने मोनाको ग्रांड पिक्स स्प्रिट रेस जीतकर यह गौरव हासिल किया है। हाल ही में मोनाको में एक रेस का आयोजन हुआ जिसमें कुसमैनी जो 24 वर्ष के हैं, इन्होंने यह मुकाम हासिल किया। ये भारत के बंगलुरु कर्नाटक से हैं, ठीक है। तो इन्होंने पहले भारतीय होने का यह गौरव प्राप्त किया है। अगर बात करें हम कुसमैनी की, तो मोनाको ग्रैंड पिक्स में जीत दर्ज कर वैश्विक सुर्खियां बटोरी। वह फॉर्मूला 2, ये याद जरूर रखना कि इन्होंने फॉर्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय बनने का गौरव हासिल किया है, जिसमें भारतीय मास्टर स्पोर्ट्स के इतिहास में नया अध्याय जुड़ गया है। इनकी आयु 24 वर्ष के रेसर हैं, ठीक है। मुख्य बिंदु इनके क्या है? मोनाको ग्रैंड पिक्स फॉर्मूला 2 ग्रैंड पिक्स रेस इन्होंने जीती है, तारीख 24 मई को जीती। कुसमैनी पहले भारतीय विजेता हो गए। और इनकी जो टीम है, ये याद रखना, इनकी जो टीम है वो है डेम्स लुकास ऑयल। ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी टीम से है? डेम लुकास ऑयल टीम से है। कुसमैनी 24 वर्ष के हैं और F1 टीम के रिजर्व ड्राइवर हैं, ठीक। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में गुजरात 100% रेल विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला भारत का कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बना है? तो ये भारत का 24वां राज्य बना है। इससे पहले हमारे यहाँ 23 राज्य ऐसा कर चुके हैं। जो हमारे पूरे रेलवे ट्रैक को, राज्य को रेलवे ट्रैक को विद्युतीकरण यानी बिजली से संचालन के द्वारा जोड़ चुके हैं, हमारे यहाँ पर इसको जोड़ चुके हैं। तो गुजरात भारत के हरित परिवहन मिशन की उपलब्धि में शामिल हो गया है, यानी हरित परिवहन मिशन के उपलब्धि इसने भी हासिल कर ली है। और ऐसा करने वाला ये 24वां राज्य बना है। इन्होंने अपने रेल मार्गों को पूरी तरह से विद्युतीकरण यानी बिजली से जोड़ दिया है, ठीक। पहले उस पर डीजल रेल भी चला करती थी, लेकिन अब इसमें सारी इलेक्ट्रिक रेल चलेंगी। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि हमारा जो रेलवे है इसने लक्ष्य निर्धारण किया है। लक्ष्य क्या है कि 2030 तक नेट जीरो कार्बन हासिल कर लेना। नेट जीरो कार्बन का मतलब क्या है कि जितना भी कार्बन आपने उत्सर्जित किया है, क्या किया है? उत्सर्जित किया है, उतने का ही अवशोषण कर लिया, यानी हमने प्रकृति को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया। जितना भी हम उत्सर्जित कार्बन कर रहे थे उतने का ही हमने अवशोषण कर लिया है, ठीक है। जैसे पेड़ कार्बन का अवशोषण करते हैं, ऐसे ही हमने इसको अवशोषित कर लिया है, तो इसको बोलते हैं नेट जीरो कार्बन। भारत अगर बोले भारत का लक्ष्य क्या है? भारत का लक्ष्य, जो भारत ने लक्ष्य रखा है वो 2070 का, भारत का लक्ष्य 2070 का है। अगर भारत के लक्ष्य की बात करें तो विकसित भारत का लक्ष्य, विकसित भारत का लक्ष्य क्या है? विकसित भारत का लक्ष्य है 2047, ठीक है। जैसे IMF ने लक्ष्य दिया है भारत को, कौन सा? 5.2 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने का, तो कब तक दिया है? 2027 तक। 2027 तक भारत 5.2 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा, ऐसा कहना है IMF का। तो भारत हमारा 24वां राज्य बन चुका है। अगर बात आई है ट्रेन की, तो अगर हम ट्रेन की बात करें तो भारत की पहली ट्रेन
कब शुरू हुई? 1853 में। कहां से? मुंबई से ठाणे, मुंबई से ठाणे के बीच पहली ट्रेन शुरू की गई। अगर बात करें इलेक्ट्रिक ट्रेन, भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन, तो वो 1925 में, वो भी मुंबई से ठाणे में चलाई गई। तो ये हमारे ट्रेनों का इतिहास भी हमने देख लिया। आगे देखते हैं। तो गुजरात में उन 23 राज्यों में शामिल हो चुका है जिन्होंने अपनी लाइन को विद्युतीकरण से जोड़ दिया है। यह घोषणा दाहोद इलेक्ट्रिक पावर हाउस वाले इलेक्ट्रिक माल यह घोषणा लोकोमोटिव फैक्ट्री उद्घाटन के दौरान की गई, जहां 9000, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। इसका उद्देश्य क्या है? जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करना। यानी हमारे यहाँ जो ट्रेन चलाने में जीवाश्म ईंधन यानी जो पेट्रोल का उत्पादन उपयोग होता था उसको कम करना, परिचालन लागत को कम करना। 2070 तक भारत के नेट, जैसे मैंने बताया कि भारत का लक्ष्य क्या है? 2070 तक का लक्ष्य है, उसको पाने में मदद करना। अगर हम इसकी पृष्ठभूमि की बात करें, पृष्ठभूमि और विकास, तो भारत ने पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन 1925 में मुंबई और ठाणे के बीच चली थी। ये कैसी ट्रेन थी? इलेक्ट्रिक ट्रेन। और जैसा मैंने आपको बताया कि भारत की पहली ट्रेन कब चली? 1853 में चलाई गई। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, विद्युतीकरण की अगर इसके इतिहास पर नजर डालें तो 1948 जब हमारा देश आजाद हुआ, वहां से लेके 2014 तक इस कार्यकाल में 21,801 किलोमीटर वर्ग विद्युतीकरण हुआ। यानी जब से हमारा देश आजाद हुआ 1948 से और 2014 के बीच में, तो 21,801 किलोमीटर का हमने बिजली से जोड़ा। और उसके बाद 2014 फरवरी से 2025 तक 45,912 यानी लगभग 46,000 किलोमीटर को हमने रेलवे लाइन को विद्युतीकरण से जोड़ दिया है, यानी रेलवे का विद्युतीकरण कर दिया है। तो ये बड़ा मार्जिन है। पूरे 60 साल से अधिक में 21,000 हुआ और यहाँ पर 46,000 हो गया। 20 से 25 के बीच हर साल 6,000 किलोमीटर से अधिक, यानी जब से 20 और 25 के बीच में 5 साल में लगभग 30,000 को जोड़ दिया गया। भारत विद्युतीकरण के में 98.83 के साथ स्विट्जरलैंड 99 के बाद दूसरा स्थान पर है। ये आप याद रख सकते हैं कि भारत अपनी रेलवे के विद्युतीकरण में किस स्थान पर है, तो भारत दूसरे स्थान पर है। इससे ज्यादा सिर्फ कहां पर है? स्विट्जरलैंड में है, जहां 99% रेलवे विद्युतीकरण करते हैं, यानी रेलवे बिजली से चलती है। ठीक है। अगर राज्यों की स्थिति देखें 2025 तक, तो पूर्ण राज्यों में केंद्र शासित प्रदेश 24 हो गए हैं। इसको जोड़ने के साथ ही 24 हो गए हैं। वही नहीं 24 के नाम लिखे हैं। अगर बात करें राजस्थान में 98%, कर्नाटक में 96, तमिलनाडु में 96, गोवा में 88 और असम में 79। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, वो है 25 मई। 25 मई को कौन सा दिवस मनाया गया है? 25 मई विश्व थायराइड दिवस 2025 का विषय थीम क्या है? यानी 25 मई को मनाए गए थायराइड दिवस की थीम क्या है? तो इसकी थीम जो बनाई है, थायराइड रोग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता। थीम क्या होगा इसकी? थायराइड रोग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता इसकी थीम है। ये कब मनाया गया? ये 25 मई को मनाया गया। अगर बात करें तो भारत में थायराइड के भारत में 4.2 करोड़ केस हैं। 4.2 करोड़ केस भारत में पाए जाते हैं। वहीं विश्व में इसके अगर बात करें तो विश्व में 100 करोड़ केस थायराइड के पाए जाते हैं। तो भारत में 4.2 केसेस थायराइड के मिलते हैं। विश्व के 100 करोड़ में से लगभग 4.25 करोड़ भारत में पाए जाते हैं। अगर हम बात करें इस दिवस को
मनाने की शुरुआत, जो थायराइड दिवस है इसको मनाने की शुरुआत पहली बार 2008 में की गई। कब की गई? 2008 में मनाने की इसकी शुरुआत की गई। और इस बार इसका उद्देश्य क्या है कि निदान, रोकथाम और उपचार में के बारे में जागरूकता फैलाना। इसका उद्देश्य क्या है? निदान, उपचार, रोकथाम के बारे में जागरूकता फैलाना, ये हमारा इस बार का उद्देश्य हो गया। तो कब मनाया गया? 25 मई को मनाया गया। अगर बात मई की है तो मई के महत्वपूर्ण दिवस भी हम एक बार देख लेते हैं। 1 मई विश्व मजदूर दिवस। 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व मजदूर दिवस। उसके बाद हम बात करें तो 3 मई को विश्व प्रेस दिवस। 3 मई को विश्व प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4 मई की बात करें तो विश्व अस्थमा दिवस। 4 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। बात करें 7 मई तो 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस। 8 मई की बात करें तो 8 मई को रेड क्रॉस डे। 8 मई को कौन सा डे मनाते हैं हम? 8 मई को रेड क्रॉस डे मनाते हैं। 11 मई विश्व प्रौद्योगिकी दिवस। विश्व प्रौद्योगिकी दिवस हम 11 मई को मनाते हैं। 12 मई को हम अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाते हैं। 12 मई अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। 12 मई को हमने क्या मनाया? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, लेडी विद द लैम्प। 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस। 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाते हैं। 21 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं? आतंकवाद विरोधी दिवस। आतंकवाद के विरुद्ध दिवस हम कब मनाते हैं? तो 21 मई को मनाते हैं। 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी 22 मई को मनाया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण दिवस हो गए, ठीक है, मई के। अब देखते हैं आगे। विश्व थायराइड दिवस की बात करें तो विश्व थायराइड दिवस 25 मई को मनाया जाता है। इसके रोग लक्ष्य थायराइड, उनके निदान, रोकथाम और उपचार के बारे में जागरूकता फैलाना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे थायराइड के बारे में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि हाल ही में राष्ट्रपति भवन में आयोजित आर्टिस्ट इन रेजिडेंस प्रोग्राम के अंतर्गत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस प्रकार के कला के कलाकारों से भेंट की। यानी अभी हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति भवन में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जो क्या कार्यक्रम था? इन रेजिडेंस प्रोग्राम, आर्टिस्ट इन रेजिडेंस प्रोग्राम। इसका आयोजन कहाँ पर किया? राष्ट्रपति भवन में। और 26 तारीख को इनसे हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी इनसे मिली। किनसे मिली? तो वो थे हमारे मधुबनी और गोंड कला के कलाकारों से। इन्होंने वहां पर इनसे मुलाकात की, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अगर बात करें इनकी कला की तो कला उत्सव 20 मई
25 से राष्ट्रपति भवन में शुरू हुआ। जो 26 को इनसे राष्ट्रपति जी हमारे ने मुलाकात की। उद्देश्य क्या है? पारंपरिक जनजातीय लोक कला और संरक्षण और प्रचार करना, स्थानीय कलाकारों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान देना। ये मतलब इनके कला को और उनके कलाकारों को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य था। अब इसमें कलाकार बिहार वाले याद रख सकते हैं, मधुबनी कलाकार कौन कौन से? शांति देवी, अंबिका देवी, मनीषा झा, प्रीतिकरण, रंजन पासवान, उर्मिला देवी, श्रावण पासवान, कुमारी नीलन शाह और मोतीकरण। ऐसे ही गोंड कलाकार भी इसमें शामिल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स की पदक तालिका में सर्वाधिक पदक के साथ किसे सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है? यानी अभी हमारे यहाँ पर भारत के पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन हुआ। और इनका आयोजन कहाँ पे हुआ? आयोजन हुआ इनका दादर, नागर हवेली और दमन और दीव में। ये केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर इसका आयोजन हुआ। और आयोजन भी हुआ है मोंगला द्वीप पर। ठीक है, मोंगला द्वीप पर इसका आयोजन किया गया खेलो इंडिया गेम्स का। और इसका आयोजन का शुभारंभ यानी उद्घाटन हमारे खेल मंत्री कौन है? मनसुख मांडविया द्वारा किया गया। मांडविया द्वारा इसका उद्घाटन यानी शुभारंभ किया गया। अगर बात करें इसके शुभांकर की, तो इसका शुभांकर पर्ल जो क्या है? एक डॉल्फिन है, तो इसका शुभांकर क्या है? पर्ल है, जो एक डॉल्फिन है। ठीक है, और इसका कहाँ हुआ? तो इसमें टॉप किया है मणिपुर ने 14 पदक जीते हैं। कितने पदक? 14। 5 + 6 11 और 5, 6 और 3 पदक। ये इसकी संख्या रही। 5 गोल्ड, 6 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज। ये पदक मणिपुर ने जीते हैं। चलिए, तो मणिपुर ने खेलो इंडिया बीच गेम्स में 14 पदकों के साथ पहला स्थान हासिल किया। आईएनएस खुखरी स्मारक समापन समारोह यानी आईएनएस खुखरी में इसका समापन समारोह किया गया। मनसुख मांडविया ने इसमें भाग लिया। ठीक है, तो ये पहली बार है जब भारत में इन गेम्स का आयोजन किया गया। आज का आखिरी क्वेश्चन। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया गया है? तो 25 मई को। कब किया गया है? 25 मई को हमने घोषित किया है। क्यों किया है? क्योंकि 24 मई 1924 को 24 मई 1924 को क्या हुआ था? पेरिस ओलंपिक का आयोजन हुआ। इसमें पहली बार फुटबॉल खेला गया। कब खेला गया? फुटबॉल खेला गया। तो 2024 में इसकी पहली 2024 में क्या था? 2024 में तो 2024 में इसकी घोषणा हुई। इसकी 100वीं वर्षगांठ पर इसकी घोषणा हुई। और 2025 में इसकी 101वीं वर्षगांठ है। 101वीं वर्षगांठ कहाँ पर है? 2025 में। तो इसलिए 25 मई पर विश्व फुटबॉल दिवस घोषित किया गया है। अगर बात करें हम विश्व में फुटबॉल खिलाने वाली संस्था, तो विश्व में जो फुटबॉल खिलाती है उस संस्था का नाम है फीफा। इसकी स्थापना 1904 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिख
कहाँ पर है? ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में। और इसके जो हेड हैं यानी वर्तमान अध्यक्ष हैं इसके, तो वो है इन्फेंटिनो। कौन है? इन्फेंटिनो, जियानी इन्फेंटिनो। ठीक है, इन्फेंटिनो इसके अध्यक्ष हो गए। तो ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चन। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको यह हमारा प्रयास पसंद आया होगा, तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।